नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और इस वीडियो में मैं दोस्तों आपसे बात करूंगा कि जो हम चाइना से जो इतना सारा इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, उस पर जो भारत सरकार कोशिश कर रही है उसको बैन करने की, उसको धीरे धीरे कैसे भी करके मिनिमाइज़ करने की जो इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो वो क्या इंडियन इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है या नहीं। और इस वीडियो के एंड तक मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों ये जो डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ले रही है इन चाइना से जो इम्पोर्ट है उसको मिनिमाइज़ करने का, ये क्यों इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ज़रा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती है। दोस्तों देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में हमेशा ये अच्छा माना गया है कि कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री पर ज़्यादा बैन रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, और अगर दोनों कंट्रीज़ में बहुत ही ईजिली आपस में ट्रेड हो पाता है तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों, ये जो इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि चाइना से वो कैसे ना कैसे करके अपने इम्पोर्ट को कम करे, इसके लिए वो टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं, कई आइटम्स पर इम्पोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। तो इसका आप देखेंगे, इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे कि इसकी हमेशा बुराई की जाती है कि इस तरीके के कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती है तो वो अल्टीमेटली उसकी खुद की इकोनॉमी के लिए बुरा होता है। तो देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कोई चीज़ इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही है और जो इंडियन प्रोड्यूसर हैं वो उसको बहुत ज़्यादा महंगे में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और अगर वही चीज़ कोई बाहर की कंट्री से कोई आपको सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है तो होगा क्या, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए वहाँ से सामान खरीदना ज़्यादा ईजी है। जो दूसरे देश का जो सप्लायर है उससे सामान खरीदना ईजी है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, तो लोग उससे सामान खरीदेंगे। इससे कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई 10,000 की चीज़ उसको 7,000 रुपये में मिल रही है तो वहाँ से खरीदेगा, उसका 3,000 रुपये बचेगा और वो 3,000 रुपये से वो कुछ और खरीद सकता है। तो इससे क्या है कि देश में कंजम्पशन बढ़ेगा। लेकिन प्रोड्यूसर का जो सामान था जो इतने महंगे में वो बेचता था, अब वो बेच नहीं पाएगा तो प्रोड्यूसर का नुकसान होगा। लेकिन ये एकदम फैक्ट है कि कंज्यूमर का जो फ़ायदा होता है सस्ती चीज़ों के आने की वजह से, वो प्रोड्यूसर के नुकसान से बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जब भी इस तरीके की जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं, इसमें दोनों ही कंट्रीज़ का फ़ायदा होता है। ओवरऑल कंट्री की जो जीडीपी होती है वो बढ़ती है, क्योंकि कंजम्पशन कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ता है इस वजह से। तो दोस्तों, इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से तो जो ये बैरियर सरकार लगा रही है चाइना के इंपोर्ट को इंडिया में आने के लिए, वो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली इंडियन कंज्यूमर का ही नुकसान है। भले ही इंडियन प्रोड्यूसर को थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन जो इंडियन कंज्यूमर को है वो ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट बोलता है कि नहीं, हमको इस तरीके के कोई भी बैरियर नहीं लगाने चाहिए ट्रेड को लेके। लेकिन ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पहले ये समझना होगा कि किसी भी कंट्री में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अलग अलग लोग नहीं होते हैं। वही लोग प्रोड्यूसर भी होते हैं और वही लोग कंज्यूमर भी होते हैं। अगर कोई इंसान कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, उससे जो वो पैसा कमाता है वो किसी और चीज़ में वो कंजम्पशन में यूज़ करता है। तो इसलिए ये जो डिवीज़न है कि कंज्यूमर का फ़ायदा हो रहा है और प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है, तो अल्टीमेटली कंट्री को ही फ़ायदा हो रहा है, ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। तो अब अगर हम इंपोर्ट में दूसरी कंट्री से कोई ऐसी चीज़ इंपोर्ट करें जिससे कि इंडिया में प्रोड्यूस करने की लागत कम हो जाए, तो वो इंपोर्ट इंडिया के लिए अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए चाइना से स्टील इंडिया में आ रहा है। अब वो स्टील इंडिया में इतना सस्ता आता है जिसकी वजह से इंडिया में जो भी स्टील के प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत सस्ते बनते हैं, और उस वजह से इंडियन जो प्रोड्यूसर हैं जो स्टील प्रोडक्ट बनाते हैं उनका सामान सस्ते में बन पाता है। तो ये एक लॉजिक दिया जाता है कि क्योंकि अगर हम बाहर से सस्ता रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें तो उससे हमारी कंट्री को क्यों फ़ायदा है, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो सामान है वो सस्ते में बन पाएगा। तो ये भी एक बहुत ही वैलिड आर्ग्यूमेंट है। लेकिन हमको ये देखना होगा कि क्या हम चाइना से सिर्फ इसी तरीके के रॉ मटेरियल ही इंपोर्ट करते हैं? नहीं, हम चाइना से हर तरीके की चीज़ इंपोर्ट करते हैं, जिसको अगर हम इंपोर्ट ना भी करें तब भी हमारी प्रोडक्टिविटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जो हमारे फेस्टिवल में जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं वो भी काफ़ी हद तक चाइना से इंपोर्ट होती हैं। इसके अलावा जो लाइटिंग्स होती हैं वो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अब देखिए, अगर ये सारी चीज़ें चाइना से आती हैं तो ठीक है। अब जैसे मेरा फेस्टिवल आया दिवाली, अब दिवाली पर मेरा बजट रखा कि मैं 500 रुपये की एक मूर्ति खरीदूंगा।
तो मैं ये फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट चाइनीज़ मूर्ति से भी कर सकता हूँ, इंडियन मूर्ति से भी कर सकता हूँ। अब इंडियन मूर्ति जो है वो भले ही दिखने में उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो सकता है, उतनी बड़ी ना हो, बट उससे क्या मेरे कोई भी फेस्टिवल पर कुछ भी फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और जो मैं अपना पैसा है वो एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को ना दे के इंडियन मैन्युफैक्चरर को दे रहा हूँ। अब क्योंकि इंडिया में हर जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर भी है, तो ये पैसा अगर इंडियन प्रोड्यूसर को जाएगा तो वही पैसे से वो जो प्रोड्यूसर था वो कुछ और ख़रीदेगा, तो इंडिया का कंजम्पशन इससे अल्टीमेटली और ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वही पैसा इंडियन इकॉनमी में ही रह गया है और वो पैसा किसी और के कंजम्पशन में भी काम आ रहा है। जबकि अगर मैं उसको बाहर के मैन्युफैक्चरर से वही चीज़ खरीदता तो वो पैसा इंडियन इकॉनमी के बाहर चला जाता। ओके, तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि टॉयज़ की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं, मेरा बजट है कि मैं 1000 रुपये तक का कोई टॉय खरीदूंगा, ठीक है। अब हम मार्केट जाते हैं, वहाँ पे इंडियन टॉय भी अवेलेबल हैं, चाइनीज़ टॉयज़ भी अवेलेबल हैं। 1000 रुपये में मेरे को उतना अच्छा इंडियन टॉय नहीं मिल रहा है जितना अच्छा चाइनीज़ टॉय मिल जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, वो अच्छा वाला चाइनीज़ टॉय खरीद के घर ले आऊँगा। लेकिन अगर मार्केट में वो चाइनीज़ टॉय अवेलेबल ना हो, जैसे कि सरकार मान लीजिए बैन लगा दे चाइनीज़ टॉयज़ पर, तो अब मार्केट में मेरे पास चाइनीज़ टॉयज़ अवेलेबल नहीं है, तो होगा क्या, मेरा बजट था 1000 का, मैं अब भी एक टॉय खरीद के ले आऊँगा जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया गया होगा और घर पे मैं वो टॉय ले आऊँगा। तो क्या उससे कुछ भी फ़र्क पड़ेगा? मेरे को एक टॉय चाहिए था, वो मेरे घर पे आ जाएगा। भले ही वो उतना अच्छा दिखने में नहीं होगा जैसा कि चाइनीज़ टॉय होता, लेकिन फिर भी एक टॉय आ जाएगा। लेकिन जो पैसा अभी अगर मैं चाइनीज़ टॉय को ख़रीद के देता वो इंडिया के बाहर चला जाता। अब क्या हुआ, वो पैसा इंडियन इकॉनमी में ही रह गया और जिस इंडियन प्रोड्यूसर ने उसको प्रोड्यूस किया होगा अब वो पैसा उसके पास आ गया और वो उससे कंजम्पशन में यूज़ करेगा। और क्योंकि जीडीपी कंजम्पशन से ही बढ़ती है, तो अगर पैसा इंडियन इकॉनमी के बाहर ना जा पाए, उससे क्या होगा कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो अपने आप ग्रो करने लगेगी। तो इसलिए अगर आप ओवरऑल में देखो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इस तरीके के जो भी इस तरीके के आइटम्स हैं जिनसे हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो आइटम्स अगर सरकार कोशिश करे कि दूसरी कंट्रीज से जितना हो सके उसको बैन करे, इंडिया में आने ना दे या फिर उन पर टैरिफ बढ़ाए, ताकि हमारे जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो ईजिली अपना सामान भी बेच पाएँ। तो इसीलिए ये जो स्टेप है कि चाइना से इंडिया में इस तरीके के प्रोडक्ट ना आ पाएँ जिनसे हमारी प्रोडक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही वो दिखने में थोड़े ज़्यादा अच्छे हों, ज़्यादा ही फैंसी हो, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आ पाते हैं तो लोगों को तो ये प्रोडक्ट खरीदना ही है, तो वो इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही खरीदेंगे और ये पैसा मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, वहाँ से जो उसके एम्प्लॉय हैं उसको सैलरी जाएगी और इस तरीके से हर किसी का कंजम्पशन बढ़ेगा। लेकिन अगर ये पैसा इंडियन इकॉनमी के बाहर चला जाता है तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनकी तो शॉप्स बंद हो जाएंगी, इनकी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी और हो भी रही हैं। इस वजह से ये जो इंडस्ट्री है जो कि धीरे धीरे ग्रो कर सकती है, जिसमें आज 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, आगे चल के 1000 एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडिया की आबादी है जिसमें इतने ज़्यादा लोगों को हर तरीके की चीज़ खरीदनी है। तो कोई भी इंडस्ट्री, क्योंकि बाहर की जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से जब इतने सस्ते में सामान आ रहा है तो इंडिया की कोई भी इंडस्ट्री इसकी वजह से ग्रो ही नहीं कर सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले सरकार ये बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो चाइना जो कि इतने ज़्यादा बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ से जो भी इंडिया में इंपोर्ट आ रहा है उसको बैन करे या फिर उसको इंडिया में इतना ईजिली आने ना दे। तो यहाँ पर जो ये आत्मनिर्भर भारत मिशन है, इसमें देखेंगे आप कि ये ऐसा नहीं है, ये पुराने जो सोशलिस्ट जो इंडिया में पहले टाइम चल रहा था उसकी तरह नहीं है, लाइसेंस राज की तरह नहीं है। यहाँ पर सरकार क्या कोशिश कर रही है कि हाँ, इकॉनमी में जिसको जो ओपन करना है वो ओपन कर सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि जिसको जो बिजनेस करना है वो ईजिली कर सके। लेकिन क्योंकि बाहर के ये जो बिज़नेस हैं ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं कि ये जो छोटे छोटे इंडिया के बिजनेसेस होंगे ये उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इनको इंडिया का मार्केट का एक्सेस मिलेगा तो ये ईजिली ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए ये लाइसेंस राज जैसा नहीं है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि हेल्दी कंपटीशन होगा, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही रहेगी इंडिया, लेकिन जो चाइना से जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें जो हैं वो डंप की जा रही हैं उसको कैसे ना कैसे करके रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है कि क्यों चाइना से जो इंडिया में इतना ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है उसको बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए आपको और क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।